नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में चुनावी समर में तमाम दलों की जीत की दावेदारी आ गई। पिछले कुछ दिनों से लगातार हम विपक्षी दलों की ये बात और दावा सुन रहे हैं कि सरकार अल्पमत में है, सरकार के पास संख्या बल पूरा नहीं है। लेकिन दूसरी ओर किरण चौधरी के सामने राज्यसभा उम्मीदवारी पेश करते वक्त, नॉमिनेशन फाइल करते वक्त, नामांकन के दौरान विपक्ष का कोई भी उम्मीदवार राज्यसभा उपचुनाव के लिए ना होना कहीं न कहीं विपक्ष की हार को जरूर दर्शाता है कि राज्यसभा उपचुनाव के लिए विपक्ष ने संख्या बल के लिहाज से हार मान ली है। दरअसल राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी से किरण चौधरी ने नामांकन दाखिल कर दिया है, लेकिन किरण के सामने विपक्ष का कोई भी उम्मीदवार मैदान में नहीं है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा पहले से ही कहते आए हैं, हमारे पास संख्या बल नहीं है, इसलिए हम अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। जेजेपी नेता लगातार भूपेंद्र हुड्डा पर, कांग्रेस पर हमलावर नजर आए हैं कि भूपेंद्र हुड्डा या कांग्रेस अपना उम्मीदवार क्यों नहीं लेकर आता। इन तमाम बयानबाजियों के बीच आज जबकि नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था, बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के तौर पर किरण चौधरी को पेश किया और कल ही हालांकि नाम घोषित कर दिया गया था। हरियाणा न्यूज ने सबसे पहले आपको जानकारी दी थी कि किरण को बीजेपी राज्यसभा भेजने वाली है हरियाणा से। तो नामांकन पत्र दाखिल कर दिया गया है। एक मात्र उम्मीदवार है। विपक्षी दलों की हम बात करें, किसी उम्मीदवार को, किसी चेहरे को मैदान में नहीं उतारा गया है। और अब जबकि बीजेपी के पास या सरकार के पास हम कहेंगे 47 विधायकों की संख्या है, संख्या बल है, जो कि आज पूरी तरह से साफ भी हो गया है। ऐसे में विपक्ष जो अल्पमत की बातें कह रहा था, सरकार के पास संख्या बल नहीं है, सरकार अल्पमत में नहीं है, इन दावों पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। चर्चा हम करने वाले हैं, उससे पहले सुनवाते हैं आज क्या कुछ कहा गया है नामांकन के दौरान। पूरा 28 MLA हमारे और जीतने के लिए 44 चाहिए। 3 हमारे जो है इंडिपेंडेंट सपोर्ट कर रहे हैं, 36 हैं, तो जीतने के लिए 44 चाहिए। 44 का मतलब 13 और चाहिए, वो हमारा संख्या बल है। इस बात से हम तो शुरू से कह रहा हूँ, जब ये शुरू में बयान आया था, मैंने कहा भाई 10 आदमी लेके आ जाओ, कोई भी 13 आदमी लेके आ जाओ, समर्थन कर देंगे। संख्या बल तो चाहिए ना, जनता प्रजातंत्र है, संख्या बल चाहिए। हमारा संख्या बल नहीं है, पूरा 28 MLA हमारे। तो देखिए, किरण को हम इससे पहले लगातार आज आपको सुनवा रहे हैं। सीएम को भी आपने सुना था जब सीएम कह रहे थे किरण के विजन से हरियाणा का फायदा होगा। भूपेंद्र हुड्डा का वो बयान हमने सुनवाया कि जिसमें खुद ही पहले कह रहे थे हमारे पास संख्या बल नहीं है। तो कांग्रेस और जेजेपी के बीच लगातार हमने वार पलटवार देखा कि भूपेंद्र हुड्डा की ओर से पिछले दिनों ये भी कहा गया कि दुष्यंत चौटाला खुद या उनके भाई दिग्विजय चौटाला मैदान में उतरे, हमसे विधायकों की वोट मांगे, शायद हम विचार करेंगे। जेजेपी ने लगातार भूपेंद्र हुड्डा को कहा कि आप क्यों नहीं उम्मीदवार सामने लेकर आते हैं, कांग्रेस किसी को मैदान में क्यों नहीं उतारती है। तो इन तमाम दावेदारियों और वार पलटवार के बीच पूरे संख्या बल के साथ आज किरण चौधरी की ओर से नामांकन दाखिल कर दिया गया है। अब सवाल उठते हैं विपक्षी दलों पर कि आप लगातार ये कह रहे थे बीजेपी के पास संख्या बल पूरा नहीं है या फिर सरकार अल्पमत में है। तो आज जो संख्या बल भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, सरकार के साथ खड़ा है, वो कहीं ना कहीं विपक्ष के दावों की पोल खोलता नजर आया है। चर्चा हम करने वाले हैं। राजवीर सिंह रोहिला हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी, नीरज गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस, अजय गुलिया प्रवक्ता जेजेपी, रजवन डहीनवाल प्रवक्ता इनेलो और साथ ही राजेंद्र जादून वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। सभी का स्वागत है और शुरुआत कांग्रेस से करते हैं। नीरज जी, लगातार आप लोग कहते रहे सरकार विश्वास खो चुकी है, सरकार विधायकों का भरोसा खो चुकी है, सरकार अल्पमत में है, तो सरकार के पास तो पूरा संख्या बल है, ये पूरी तरह से साफ कर दिया गया है बीजेपी की ओर से। हमने कहा था सरकार नैतिक तौर पे स्तर पे किया, वो तो सबको ही पता था, पहले से ही डील तय थी। मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा, अगर अपनी विचारधारा से प्रभावित हैं तो इसमें बीजेपी की विचारधारा कहां से आ गई? फिर तो आपने कांग्रेस की विचारधारा के आदमी को राज्यसभा का टिकट दे दिया। अगर आप देते, किसी और को टिकट देते, अपनी विचारधारा के आदमी को टिकट देते, वो तो पहले से डील थी, तय थी, क्योंकि इन्होंने उनको राज्यसभा का लालच दिया, वो पद की लालसा में कांग्रेस छोड़ गई। देखिए, सिर्फ नैतिक तौर पे तो सरकार तब की गिर चुकी है। रही संख्या की बात, इसमें कोई दो राय नहीं, हमारे पास संख्या नहीं है, इसलिए हम अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा पाए और हमारे कैंप पे संख्या सीमित है। और दूसरा, कांग्रेस की विचारधारा की होती किरण, तो क्या कांग्रेस की सदस्य नहीं होती, बीजेपी में शामिल हो चुकी है?
देखिए सचल विचारधारा को इतनी जल्दी चेंज हो जाएगी, लेकिन तो उन्होंने अच्छा, उसको आप ठीक है, कांग्रेस सारी बातों को छोड़िए। आज रामकरण काला आपकी पार्टी में आए हैं, तो क्या वो जेजेपी की विचारधारा के हैं कि आज भी? देखिए मान या लिया, कांग्रेस लेकिन का हाथ वो थामते ही देखिए, कांग्रेस की विचारधारा वो के हो तो- गए? वो तो ये तो उन्होंने- कोई बात ही नहीं है ना। जिस पार्टी में जो आ देखिए, जाता मैं है, कि आपकी जिस बात पार्टी से का सहमत सदस्य हूं, हो जाता है, मैं आपकी उसमें बात से इसमें कोई सहमत किंतु हूं। परंतु थोड़ी रह जाता है कि तो हमारी पार्टी की विचारधारा वाले व्यक्ति को या नेता को राज्यसभा भेज रही बीजेपी। ये क्या तर्क है नहीं तो फिर आपका? पार्टी की अपनी विचारधारा कहाँ है बीजेपी की? अपने किसी आदमी, पुराने आदमी को भेजती ना, जो इतने कार्यकर्ता हैं। वे बीजेपी कहती है हम अच्छी कार्यकर्ता की पार्टी है, जो इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, तो उनका हक किसने मारा? आप ये बताइए, कल की आई नेता को चाहे हमारी पार्टी छोड़ गई, चाहे हमारे ऊपर आए हैं, तो आप उसको पद दे देंगे क्या? तो वैसे तो कह रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ता मेहनत करते हैं। वो तो उन्होंने किरण चौधरी ने कहा था मैं तो कार्यकर्ता हूँ, फिर कार्यकर्ता के तौर पर रहने देते उसे, फिर राज्यसभा मेंबर क्यों भेजा? देखिए पहले से डील फाइनल थी, सब जानते हैं, इसलिए वो पद के लालच में गई हैं। और रही देखिए हमारे पास तो संख्या नहीं है, और देखिए राज्यसभा हो चाहे कोई भी हो, संख्या का खेल है, और संख्या हमारे पास है नहीं। हमने तो सभी विपक्षी दलों को कहा था साथ आगे आप बताइए, आप कोई खड़ा कीजिए साझा उम्मीदवार, हम उसको सपोर्ट करेंगे। अब जसपा वाले आज नॉमिनेशन में देखिए 4 आदमी जसपा के नॉमिनेशन उधर कर रहे हैं, तो इसमें देखिए इसमें कोई दोहराई नहीं है। ये तो संख्या का खेल है, और संख्या कांग्रेस के पास है नहीं। तो आप कह रहे हैं कि पहले ही डील हुई, तो जेजेपी नेता तो इस ओर इशारा कर रहे हैं डील तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की या भूपेंद्र हुड्डा की थी। आप लोगों के पास किसी नेता को नॉमिनेशन करवाने के लिए, नामांकन दाखिल करवाने के लिए तो था ना संख्या बल, और आप खुद ही मान रहे हैं कि नहीं था। तो ये जब आप अल्पमत के आरोप लगाते हैं, वहां भी ये बात साबित होती है फिर 47 विधायकों की संख्या इस वक्त। देखिए अब तो टॉपिक खत्म हो चुका है, तो चुनाव सिर पे है, किसी ने क्या क्या, अब उस पुरानी बातों में जाने को कोई लाभ नहीं है, क्योंकि अब तो चुनाव की कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है। आप तो ये पता चल रहा है पुरानी बातें कब से हो गई है, और क्या आप लोगों की बातों को फिर गंभीरता से ना लिया जाए? सरकार आप लोग तो ये कह रहे थे ना चुनाव जल्दी करवाए जाएं, चुनाव जल्दी हो, राष्ट्रपति शासन लगे, जल्दी से जल्दी चुनाव हो, क्योंकि सरकार विश्वास खो चुकी है, सरकार के पास संख्या बल नहीं है। चुनाव तो जल्दी हो रहे हैं, 35 दिन पहले कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, और हरियाणा को पूरी घोषणाओं से छुटकारा मिल गया। वरना तो ये आनंद फानम में हर रोज घोषणाएं कर रहे थे, आज घोषणा कल घोषणा। हरियाणा की जनता भी बोर हो चुकी थी इनकी घोषणाएं सुन सुन के, कि घोषणा को एप्लीकेबल नहीं हो सकता। आखिर में मुख्यमंत्री को क्या कहना पड़ा भी 4 दिन पहले, भाई मैंने सारी घोषणाएं इलेक्शन कमीशन को भेज दी, अब वो उसे पूरा करेंगे, वो उसे पास करेंगे। तो ये तो हम तो पहले ही कहता हूँ, ये घोषणाएं सीएम है, ये सरकार एनपीजी की सरकार है, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नेंस सरकार है, इस सरकार ने कुछ नहीं किया। रही राज्यसभा की बात, राज्यसभा में हमारे संख्या नहीं, इसलिए हम अपना दावा नहीं कर सकते। रोहिला जी, हमने खूब सुना कांग्रेस और जेजेपी में जिस तरह की वार पलटवार हुए हैं। हुड्डा शुरुआत से कह रहे थे हमारे पास नहीं है संख्या बल, जेजेपी बार बार ही कहती रही कि किसी प्रतिष्ठित खिलाड़ी को या सामाजिक व्यक्ति को सामने लाया जाए, या कांग्रेस उम्मीदवार क्यों नहीं उतारती है। इस बीच आज जबकि नॉमिनेशन फाइल करने का अंतिम दिन था, किरण चौधरी की ओर से नामांकन दाखिल कर दिया गया कि कोई उम्मीदवार सामने नहीं है विपक्ष का, क्या कहेंगे? ज्योति जी नमस्कार। नमस्कार। और मेरे प्रवक्ता साथियों को मेरी राम राम, और आपके दर्शकों को भी। आज किरण चौधरी जी ने अपना नामांकन किया है, नामांकन की प्रक्रिया पूरी करके अब समय भी हो चुका है। कांग्रेस ने अपना कोई कैंडिडेट नहीं दिया, यानी कांग्रेस नहीं विपक्ष की बात कर लेते हैं हम लोग। जबकि कांग्रेस ने हमेशा ये कहा है कि भाई अल्पमत में सरकार है, अल्पमत में सरकार है, इस्तीफा देना चाहिए मुख्यमंत्री को। ये तो इस्तीफा मांगने पर हर रोज मांगते थे यहाँ टीवी डिबेट्स में। लेकिन जो आज मुख्यमंत्री जी ने और हमारे शीर्ष नेतृत्व में किरण चौधरी जी का सम्मान किया है, हम शीर्ष नेतृत्व को आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि किरण चौधरी जी का एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। वो दिल्ली की राजनीति से हरियाणा में आई, और हरियाणा में कांग्रेस से और भारतीय जनता पार्टी में आई। उनका बेदाग चरित्र रहा है बिल्कुल। या आप पूरे हरियाणा में इनका एक लिगेसी है चौधरी बंसीलाल की, वो एक सबको पता है उस बात का। लेकिन दर्द इनको ये हो रहा है कांग्रेस को, भाई इनका दाव नहीं लग पा रहा, क्योंकि इनके नेता छोड़ छोड़ के जा रहे हैं जो मुख्य नेता थे। आप चाहे राव इंद्रजीत से लेके आज किरण चौधरी जी तक, ये सब नेताओं ने गए हैं, और हमारी कोई डील नहीं होती। हम तो भारतीय जनता पार्टी टैलेंट को उभार देती है हमेशा, वो चाहे किसी भी रूप में आए, चाहे वो किसी पार्टी से आए या सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आए। सुधा मूर्ति जी नारायण मूर्ति जी की पत्नी है, उनको राज्यसभा नॉमिनेट किया प्रधानमंत्री जी ने। तो ये पैरामीटर सिर्फ ये है कि सार्वजनिक जीवन में उनका व्यवहार कैसा है। पार्टी तो विषय है ही नहीं हमारे लिए। जब हमारी पार्टी में आके तो हमारे कार्यकर्ता, और कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी बूथ से लेके राष्ट्रीय स्तर तक पद देती है, ये को बड़ी बात थोड़ा ना है। लेकिन जो कांग्रेस को और ये विपक्ष को गर्द हो रहे थे, तुम लोग जो हर रोज ये करते थे भाई आज विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं है बिल्कुल। लेकिन हर रोज इन लोगों ने सिर्फ आलोचना की।
जब किरण चौधरी जी नहीं जा रही थी तो उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाते थे, उनके खिलाफ ट्रेंड चलाए जाते थे। आज वो भारतीय जनता पार्टी में सह सम्मान आई है, आज उनको एक राजनीतिक भूमिका दी गई है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, तो उससे भी इनको दर्द हो रहा है। मतलब इनका ये है कि न खाएंगे न खाने देंगे, मतलब ये है कि न भूखा मरना मरो तुम लोग। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, किरण चौधरी जी का जो राजनीतिक अनुभव है वो पूरे हरियाणा को मिलेगा। आज उन्होंने एक बात बोली भी है, भारतीय जनता पार्टी की जहां मेरी ड्यूटी लगाएगी मैं वहां काम करने का काम करूंगी और राज्यसभा में हरियाणा के मुद्दे उठाऊंगी। तो इससे बड़ी अल्टीमेटली एक जो राजनीतिक पार्टी कोई भी है, चाहे वो कांग्रेस है बीजेपी, उनका ध्येय क्या होता है, भाई सत्ता में आके हम देश की, हरियाणा प्रदेश की सेवा करें, जनता की सेवा करें। लेकिन ये लोग अपनी सेवा में लगे हुए हैं, जिसके कारण इन लोगों को बार बार मुंह की खानी पड़ रही है। अच्छा, ये जो कह रहे थे आपकी पार्टी के पास कोई पुराने नेता पार्टी से जो पहले से जुड़ेंगे या निष्ठावान कार्यकर्ता नहीं है क्या, जो कुछ दिन पहले ही, चंद दिन पहले ही कांग्रेस से बीजेपी में आई हैं? और ये तो कह रहे हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं, कोई भी नेता अगर दल बदल करता है, कोई ना कोई कमिटमेंट, कोई प्रॉमिस, कोई ना कोई डील तो होती है। तो कह रहे हैं अपने नेता, पुराने नेता नहीं थे क्या आप लोगों के पास? सुभाष बराला जी को भारतीय जनता पार्टी ने भेजा, रामचंद्र जागड़ा जी को भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है ना जी। मैं कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी अपने सभी कार्यकर्ताओं का ख्याल करती है, क्योंकि ये पार्टी नहीं एक परिवार है, इसमें नया पुराना कोई नहीं। जो भारतीय जनता पार्टी में समाहित हो गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा आ गई, वो भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता है। उसके जहां ड्यूटी लगाते हैं पार्टी, वो अपनी ड्यूटी पूरी करने का काम करता है। लेकिन कांग्रेस में क्या है, ये बाप बेटे की पार्टी है। ये लोग जब अविश्वास प्रस्ताव लाए तब इनके पास बहुमत कहाँ था? जब ये लोग सरकार गिराने की कोशिश कर रहे थे तो तब इन लोगों के पास बहुमत कहाँ था? आज ये लोग राग लाप रही है, अपनी पार्टी को भी धोखा दे रहे हैं, हरियाणा की जनता को भी धोखा दे रहे हैं ये लोग। गुलिया जी, बार बार दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला ये कहते रहे कांग्रेस उम्मीदवार उतारे या किसी प्रतिष्ठित खिलाड़ी को, सामाजिक व्यक्ति को सामने लाया जाए, मैदान में लाया जाए, हम भी साथ हैं। तो आप लोग क्या साथ थे या क्या साथ हो सकते थे? आपके विधायक खुद आप लोगों के साथ नहीं है। तो ज्योति जी देखिए, मैं दो चीजें कहूंगा। कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद ये विधायक गए। आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल रही है। अगर उससे पहले या अभी भी जी गुलिया जी, शुरुआत से अगर आप अपनी बात करें। अब मिल रही है आपकी आवाज, बोली, सुनाई दे रहा है। ज्योति जी मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। देखिए, एक तो जब तक विधायक ये इलेक्शन अनाउंस नहीं हुए थे, विधायक हमारे साथ थे, किसी ने इस्तीफा नहीं दिया था, और वो विप की ताकत होती है। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, संख्या बल तो चाहे 5 हो 4 हो, जो भी हमारे साथ है, हमने ये कहा था जो हमारे साथ है वो वोट देंगे। आज भी कह रहे हैं उम्मीदवार हमारे। हमने ये कब कहा कि हमारे पास पूर्ण बहुमत? अगर पूर्ण बहुमत होता तो जननायक जनता पार्टी किसी समाज और ये जो 4 विधायक हैं, जिसमें हम बात कर लें, अनूप धानक की बात कर लें, पदों से इस्तीफा दिया के है तो पार्टी में ही अभी। रामनिवास सुरजाखेड़ा की बात करें, जोगीराम सिन्हा की बात करें, रामकुमार गौतम की बात करें, पार्टी की प्राथमिक सदस्यता नहीं छोड़ी इन्होंने। आप ये कह रहे इलेक्शन जब तक अनाउंस नहीं हुआ था तब तक इस्तीफा नहीं दिया था, तो इस्तीफा तो अभी भी नहीं दिया गया कि आपकी पार्टी में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा उम्मीदवार को समर्थन दे रहे हैं। नहीं ज्योति जी, देखिए, तो कानून अपना काम करेगा। वो जननायक जनता पार्टी के टिकट पर जीत करके आए, और अब ये तो लीगल एंगल एक्सप्लोर करने के बाद ही पता चल पाएगा कि इन पर क्या कार्रवाई हो सकती है। वो टिकट जननायक जनता पार्टी के टिकट पर जीत करके आए हैं, और दुष्यंत सिंह चौटाला नेता लीडर पार्टी के विधायक दल के नेता हैं, तो जो निर्णय लेंगे वो, पार्टी जो निर्णय लेगी सभी विधायकों को मानना पड़ेगा। अगर वो नहीं मानेंगे, अब ये तो चुनाव में समय कम है, टेक्निकलिटीज आप भी समझती हैं, मैं भी समझता हूं कि चुनाव में समय कम है, ये लोग इस प्रकार की कार्रवाई में सम्मिलित हैं। अगर पार्टी इनके ऊपर व्हिप जारी करती, जब तक दुष्यंत जी विधायक दल के नेता हैं और ये पार्टी के अंदर हैं, इन्होंने अपने पदों से, अपने विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया है, तो इनको पार्टी के पक्ष में मतदान करना पड़ेगा। इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर वो क्रॉस वोटिंग करेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो ये सारी चीजें थी, हम तो तब भी कह रहे थे और आज भी कह रहे हैं, जितनी संख्या बल हमारे पास मौजूद है, पार्टी व्हिप जारी करेगी सारे तरीके से, संपूर्ण रूप से। चुनाव अभी होगा, अगर चुनाव में कोई मैदान विपक्ष का आता है तो पार्टी पूर्ण रूप से उसका साथ देने का काम करेगी। तो आप लेकिन ये एक कह चीज रहे मैं हैं, पूछना चाहता हूँ, आप कह रहे कानून काम करेगा, इसमें कानून क्या काम करेगा? आपके विधायक अगर बीजेपी उम्मीदवार को समर्थन दे रहे हैं, नहीं, तो इसमें क्या काम करेगा? नहीं ज्योति जी, आपकी पार्टी ने तो 2 विधायकों की सदस्यता रद्द करवाने के लिए पहले भी स्पीकर को लिखा था।
अब ये 4 विधायक जो समर्थन दे रहे हैं इनका नहीं पता, हो सकता है हम डिबेट कर रहे हैं तभी कोई खबर आ जाए कि इनमें से छोड़कर कोई दूसरी पार्टी में चला गया, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ज्योति जी, हम तो कानून का सम्मान करने वाले लोग हैं। देखिए, किसी को छोड़ने वाले को तो मैं रोक नहीं सकता, लेकिन कानून का सम्मान करना तो मेरे इख्तियार में है, जननायक जनता पार्टी के इख्तियार में है कानून का सम्मान करना। हमने कोई उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप तो लगाया नहीं भाई। कानून वो जननायक जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत करके आए हैं। जननायक जनता पार्टी जहां भी जारी करेगी उनको वोट डालना पड़ेगा। अगर वो वोट नहीं डाल रहे तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की हम सिफारिश करेंगे। वो तो विधानसभा अध्यक्ष को तय करना है कि उन पर क्या कार्रवाई बनती है, क्या कार्रवाई करनी चाहिए, कि कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन नेता विधायक दल होने के नाते उनको निर्णय लेने का अधिकार है, पार्टी को निर्णय लेने का अधिकार है। और मैं तो उनके अख्तियारों की बात करूंगा। अगर उनको ये लगता था तो वो अपना विधायक दल का नेता बदल लेते और कोई फैसला ले लेते, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं ना। आज भी जननायक वो तो देवेंद्र बबली का बयान भी सामने आया था कि विधायकों ने मिलकर विधायक दल का नेता बनाया है दुष्यंत चौटाला को। विधायक मिलकर विधायक दल का नेता बदल भी लेंगे, उसके बाद केवल माँ और बेटा ही बच जाएंगे। तो आप जब कह रही हैं ऐसा कर लेते तो बयान भी सामने आया था बबली का। किसी ने बदला क्या? नहीं, मैं तो कह रहा हूं बदल ले। देखिए, कह देने से मैं कह दूं मैं हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। वो कह देते कि बदल लेते, अरे बदल लो भाई, बदल लेते। उसके बाद अलग जवाब देते कि हाँ हम सिर्फ 2 विधायक हैं, 3 विधायक हैं, 4 विधायक हैं, आज हमारा समर्थन इसके साथ नहीं है। तब बिल्कुल यही स्पष्ट जवाब होता हमारा, तब उस स्थिति में जवाब होता। आज इस स्थिति में जवाब है तो इनसे ये कह रहे हैं बदल लेते भाई। आज मैं दावा कर दूं ज्योति जी, आज मैं दावा कर दूं कि मैं हरियाणा प्रदेश का, तो ये कोई बातें नहीं है। बातें कह देना और धरातल पर होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, विधायक दल के नेता के साथ, लेकिन विधायक तो नहीं है, ये भी सबके सामने है। डैनवाल जी, बहुत बार हमने सुना अल्पमत में है सरकार, 3 चिट्ठियां गई गवर्नर के पास, शायद आपकी पार्टी की ओर से भी लिखा गया। तो राज्यसभा में तो हम देखें अंकगणित संख्या बल हम देखें तो अल्पमत में तो कम से कम नहीं है, 47 विधायक साथ हैं किरण चौधरी को राज्यसभा भेजे जाने के लिए, जिसमें 4 जेजेपी के हैं। देखिए, एक चीज है कि एक नैतिकता की बात जब की जाती है तो ये चीजें सामने आती हैं, और उस समय यही बात की थी कि नैतिकता के आधार पर अगर सरकार देखे तो उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं है जो उनको होना चाहिए थे। उनके पास पूर्ण आंकड़े थे जो नहीं होने चाहिए थे। और अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो विपक्ष का बड़ा नेता है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो बार बार ये कहते थे कि सरकार के पास आंकड़े नहीं है, लेकिन अब जो मुख्य विपक्षी दल है आंकड़े तो उनके पास, वो कैंडिडेट भी नहीं है। अब चाहिए तो यही था कि अगर सरकार के पास आंकड़े नहीं है तो आप बहुमत पेश करें। अगर आप भी बहुमत पेश नहीं कर पा रहे तो कम से कम आप राज्यसभा के उम्मीदवार के लायक एक उम्मीदवार तो लेके आते। वैसे तो ये कहते हैं कि बोलो विनेश को राज्यसभा भेज दो या और किसी को राज्यसभा भेज दो। जब आपके पास आंकड़े हैं और इतने हैं कि आप कम से कम फाइट तो करो। एक आदमी कुश्ती लड़के मैदान में हारे और एक बगैर कुश्ती लड़े मैदान से अगर छोड़ के भाग रहा है तो वो सोच के देखिए वो खिलाड़ी कैसा है। तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वैसे ही खिलाड़ी है। दूसरी बात अगर करें जेजेपी की, तो जेजेपी जो बार बार ये कहते थे कि हम सपोर्ट कर देंगे, हम सपोर्ट कर देंगे, जेजेपी के पास भी, उसके बाद जो दूसरी बड़ी पार्टी थी वो जननायक जनता पार्टी थी, उनके पास भी कम से कम वो लास्ट टाइम जब कार्तिकेय को लेके आए थे तो इस बार भी अपना उम्मीदवार लेके आते थे। जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे थे कि भाई हम आपको सपोर्ट कर देंगे, इसका मतलब उनके पास भी उम्मीदवार नहीं थे, ना उनके पास भी आंकड़े पूरे नहीं थे। आंकड़े पूरे नहीं, उनके पास कोई उम्मीदवार ही नहीं था। उनके साथ जो विधायक जो बताए जा रहे थे कि 10 विधायक हैं, ना तो 10 उनके साथ थे। जो 28 विधायक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने आप को बताते हैं कि कांग्रेस के हैं, ना वो उनके साथ है। ये जनता का विश्वास तब जीतेंगे जब अपने विधायकों का विश्वास जीत पाएंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये बात शुरू से आती थी कि चौधरी दुष्यंत चौटाला की जो बात करते हैं, अजय सिंह चौटाला, या उनको कह सकते हैं कि उन माँ बेटों के अलावा उनके पास कोई नहीं रुकेगा, और यही हाल हुआ है। आज वो अकेले माँ बेटे खड़े हैं। जननायक जनता पार्टी जिसका अस्तित्व की बात आती थी, उनका अस्तित्व वास्तव में खत्म हो चुका है। रही कांग्रेस की बात, तो राज्यसभा में वो ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे थे कि और कोई उम्मीदवार लेके आए तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से एक सवाल एक यही है
कि जब आर के आनंद जी को जब राज्यसभा का साझा उम्मीदवार बनाया गया था, जब इनके शीर्ष नेतृत्व सोनिया गांधी जी ने यह कह दिया था कि आर के आनंद जी को आप सपोर्ट करें, उसके बाद जो पेन और स्याही का जो नंगा खेल इन्होंने खेला था, वो किस प्रकार से खेला था, वो किस प्रकार से वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और आज भी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा की सीट जो है वो थाली में परोस कर दे दी। अब हरियाणा की जनता ये देख रही है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से मिली भगत करके हरियाणा की जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। और एक चीज और भी बताना चाहूंगा, और बीजेपी की ये शुरू से आदत रही है, एक मिनट 10 सेकंड में बात करें। बीजेपी की ये शुरू से आदत है कि उनको अपने लोगों से ज्यादा बाहर के लोग जो आते हैं वो ज्यादा पसंद है। चाहे हम बात करें चौधरी वीरेंद्र सिंह की, चाहे बात करें अशोक तंवर की, चाहे किरण चौधरी की बात करें, चाहे ब्रजेंद्र सिंह की बात करें, चाहे रणजीत चौटाला की बात करें, बाहर से जो लोग आते हैं, दूसरी दलों से जो लोग आते हैं, उनको एक बार जरूर सम्मान देने का काम करते हैं, ताकि एक बार उनको अपने पास बुलाने का, या चीज कह सकते हैं कि उनको लालच देने का काम करते हैं, उसके बाद उनको किसी न किसी तरह से हाशिए पर ले जाने का काम कर सकते हैं। इसका बड़ा एक उदाहरण कुलदीप बिश्नोई है, किसी न किसी लालच में आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कौन है इस वक्त? आपसे पूछ रहे हैं ढेनवाल जी। जी, रामपाल माजरा जी। एक प्रेस वार्ता में उनको पार्टी में ज्वाइन करवाया जाता है, उसी प्रेस वार्ता में अगली का भी इंतजार नहीं करते अभय चौटाला, वही अनाउंस हो जाता है प्रदेश अध्यक्ष होंगे। भले ही आप कहते रहे घर वापसी की है, पहले भी थे आप, ये कोई बात ही नहीं, कोई करती नहीं है, लाए थे ना पार्टी में, घर वापसी होती है, उसी में उनको पार्टी इकाई की कमान सौंप देते हैं। सवाल किया था तो सभी करते हैं, ऐसा नहीं बीजेपी ही करती। कर देता हूँ, एक मात्र 10 सेकंड में अपनी बात भी क्लियर कर देता हूँ। आपने एक चीज देखा, नहीं एक चीज मैं 10 सेकंड में अपनी बात भी क्लियर कर देता हूं। आपने देखा होगा कि माजरा जी भले ही पार्टी छोड़ गए हों, लेकिन किसी न किसी मंच पर वो कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की तारीफ भी करते नजर आते थे। वो यही कहते थे कि कुछ मजबूरियों की वजह से मैंने पार्टी से अलग हुआ हूं, और जब वो साथ आए तो उन्होंने कहा था कि मैं हमेशा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ हूं। और जब कार्यकर्ताओं से जब रायशुमारी करने के बाद अगर किसी को भी पद दिया जाता है तो उसमें किसी कार्यकर्ता को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के हर व्यक्ति के मन में एक टीस है कि बाहर से कोई भी व्यक्ति आता है उनको एकदम इस प्रकार का सम्मान देकर उनको सुशोभित कर दिया जाता है, जो एक्चुअल में मैं चर्चा में आगे बढ़ रही हूँ। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ नहीं होता है ढेनवाल जी। जब एक ही प्रेस वार्ता में ज्वाइन किया, उसी में इनको अनाउंस कर दिया गया। कौन सी राशुमारी कर ली आपने कार्यकर्ताओं के साथ? और दूसरा आप कह रहे कहीं ना कहीं साथ थे, तो ये तो मनोहर लाल भी कह चुके थे कि किरण चौधरी भले ही कांग्रेस के साथ थी, लेकिन उनकी आत्मा भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से पूछकर उन्होंने इस चीज के बारे में ये चीज हमारे कार्यकर्ताओं से बिल्कुल पूछ के बातें हुई थी कि रामपाल माजरा जी को अगर नई जिम्मेदारी अगर दे दी जाती है तो सभी कार्यकर्ताओं ने रायशुमारी की थी। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में पूछना इनसे, जो इनकी पार्टी का पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहा है प्रकाश भारती, कौन था वो? छोटी सी गलत बात है इसकी। अपनी पार्टी की चिंता कर रही है, हमारी पार्टी की चिंता क्यों कर रही है? पार्टी के कहां से अध्यक्ष रहेंगे? और भाई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रकाश भारती जी, आज भी प्रकाश भारती राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारी पार्टी के। अरे छोड़ो ना आप 1.87। ठीक है, मैं अभी रामपाल माजरा को लेकर इसलिए पूछ रही थी, उन्होंने कहा जैसे ही शामिल कराते हैं कुछ ना कुछ उनको पद दिया जाता है, तो ये सिर्फ इसलिए ऐसा नहीं कि केवल बीजेपी कर रही है, केवल इनेलो ही कर रही है, सभी पार्टियां मैंने तो यहाँ पर एक दर्जन आधा एग्जाम्पल दे दिए मैंने तो इनके। ठीक है, तो आपकी पार्टी में तो 1 दर्जन लोग शामिल भी नहीं हुए ना, बड़े नेता। मैं जादून साहब को चर्चा में जोड़ रही हूँ अभी। जादून जी, सरकार अल्पमत में है, किरण चौधरी नॉमिनेशन फाइल करती है, किसी उम्मीदवार को नहीं उतारा गया कि विपक्ष की ओर से। संख्या बल को लेकर भूपेंद्र हुड्डा का शुरुआत से ये कहना, कम से कम नामांकन पत्र दाखिल हो सकता था, किसी उम्मीदवार को उतारा जा सकता था, प्रयास किया जा सकता था, जो कि ढेनवाल जी भी कह रहे थे कम से कम उम्मीदवार उतारकर हार भी जाते, प्रयास तो करते, लेकिन प्रयास भी नहीं किया विपक्ष ने। नहीं, वो यही तो विडंबना है कि विपक्ष को कम से कम विपक्ष का रोल करते हुए तो दिखाई देना चाहिए। संख्या बल है या नहीं है वो तो फिर मतदान से स्पष्ट हो जाता है। अब एक जो बीजेपी की भाषा चल रही थी वही जो है भूपेंद्र हुड्डा भी बोल रहे थे। बीजेपी का ये कहना था कि जहां सरकार के अस्तित्व में होने का जब दावा किया जा रहा था, दलील दी जा रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता या मुख्यमंत्री कहते थे कि हुड्डा अपने विधायकों की संख्या बताएं, उनकी परेड कराएं। और फिर जब वो दुष्यंत चौटाला की तरफ से कहा जा रहा था कि हम समर्थन करेंगे और कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारे राज्यसभा चुनाव के लिए, तो वो कह रहे थे कि आप अपने विधायकों के हस्ताक्षर करवा के दीजिए। तो जो बीजेपी की भाषा थी वही भूपेंद्र हुड्डा बोल रहे थे।
सवाल ये है कि विपक्ष को हार जीत तो चलती रहती है। क्या आपको लग रहा है कोई आप सर्वे कराएंगे कि विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में आपके प्रत्याशी ज्यादातर हारने वाले हैं तो आप चुनाव लड़ेंगे ही नहीं या प्रत्याशी खड़े नहीं करेंगे? तो ऐसे ही राज्यसभा चुनाव में भी अगर आप प्रत्याशी खड़े करते तो मतदान से खुलासा हो जाता किसके साथ कितने हैं। क्योंकि दुष्यंत चौटाला का तो ये कहना था कि हम व्हिप जारी करेंगे और विधायकों को जहां हम चाहेंगे वहां उनको मतदान करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक अनुशासन से बंधे हुए हैं, पार्टी के अनुशासन से। तो सवाल ये है कि प्रत्याशी उतार के आप लड़ते हुए तो दिखाई दे, लेकिन कांग्रेस तो सभी जगह सरेंडर करती दिखाई दे रही है। राजस्थान में भी वो बीजेपी ने रवनीत सिंह बिट्टू केंद्रीय मंत्री को, जो अभी किसी सदन के सदस्य नहीं है, उनको राज्यसभा का वहां प्रत्याशी बना दिया, तो कांग्रेस ने वहां प्रत्याशी खड़ा नहीं किया। वहां भी कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही राज्यसभा का राजस्थान में, और ऐसे ही हरियाणा में हो रहा है। तो आप लड़ते हुए तो दिखाई दीजिए, विपक्ष का रोल कीजिए, आरोप प्रत्यारोप कीजिए, कुछ माहौल तो बनाइए विपक्ष का। तो अब ये है कि आप लिख के दे दो, फिर वो करें वो लिख के दे दो, और आप सरकार अल्पमत में बता रहे थे, फिर आप जो है दूसरे दल, मेरे ख्याल से अगर वो पूरे विपक्ष को एकजुट करते तो इनेलो का एक वोट भी इनको मिल सकता था। तो अब ये प्रयास करने से होता विपक्ष को कम से कम लड़ते हुए तो दिखाई दे, जीत हार तो चलती रहती है। नीरज जी, कहीं चूंकि विधानसभा चुनाव करीब है तो कांग्रेस या भूपेंद्र हुड्डा, हरियाणा की बात करें तो भूपेंद्र हुड्डा ही, कहीं ऐसा तो नहीं कि रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि बीजेपी अगर जीते तो इस बात का संदेश जाएगा कि कांग्रेस का उम्मीदवार हार गया, विपक्ष का उम्मीदवार हार गया राज्यसभा में? देखिए, तो ये बात सही है कि हमें लड़ना चाहिए था, मैं उनकी बात से सहमत हूँ, लेकिन इस बात से भी मैं सहमत होना चाहिए, संख्या बल इम्पोर्टेंट है, बिना संख्या बल के लड़ा नहीं जा सकता। लड़के क्या करते हैं, हमारे सभी नेता विधानसभा में चुनाव में बिजी हैं। ये बीजेपी तो ये भी कहती थी लोकसभा चुनाव में हमारे पास तो कैंडिडेट नहीं है, और 15-20 दिन पहले हमने उतारे तब ये कहते थे जीतेंगे, इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। बीजेपी बार तो अपना कुछ है ही नहीं, ये तो हमेशा दूसरे को लपटने के लिए दौड़ते हैं। ना तो इनका सिद्धांत है, ना कोई पॉलिसी है, सिर्फ इनका मैटर है सत्ता कैसे हथियाई जाए, कि दूसरे पार्टी को वैसे भ्रष्टाचारी बोलेंगे और लेने में कोई नहीं करते। कम से कम ये मत कहिए कि बीजेपी के पास कुछ नहीं है। 41 इनके विधायक, एक एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा, नैनपाल रावत निर्दलीय विधायक, 4 विधायक जननायक जनता पार्टी के। मैं मानता हूँ कांग्रेस के सामने कुछ भी नहीं है। कांग्रेस सामने आज भी बहुत छोटी वो सीटों की पार्टी हुआ करती थी। अगर आप इसका इतिहास उठा के देंगे, आज भी इसमें ज्यादा कांग्रेस के आदमी है। आप देखिए इन्होंने इलेक्शन में, एमपी के इलेक्शन में क्या बोला इनके, आप कुरुक्षेत्र से भ्रष्टाचारी का कि 30,000 कोयले की दलाली खाई, मैं उसको काला धन दे के आऊंगा, लेकिन सत्ता के करीब आने के लिए उनको अपनी पार्टी में मिला लिया और उनको फिर इलेक्शन लड़ाया। देखिए, प्रिंसिपल सिद्धांत नहीं है ना, इनकी छोटी है। आप इनका शासन देखिए, 2014 से 2019 तक एक ही बार तो बहुमत मिला इनको, बहुमत था क्या इनके पास? अगली बार तो 40 पे आ गए। ये नारे देने भाई ने 70 पार, 400 पार, आप ही कह रहे थे हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे और चंडीगढ़ की सीट भी जीतेंगे, इतना घमंड में है ये। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, जो हुआ ठीक हुआ। हम अपने विधानसभा चुनाव में मस्त हैं, जनता देख रही है, और हम ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट बता रहे हैं। हरियाणा मांगे साहब, हमारे कैंपेन सही चल रहे हैं। हरियाणा की जनता फैसला करेगी कि आगे सरकार किसकी बनेगी। राज्यसभा चुनाव ये चले गए, उस मैडम ने, उस किरण चौधरी ने कांग्रेस के साथ विश्वासघात किया था। अजय माकन जी के साथ जो उन्होंने किया, पूरा राजनीतिक दल जानते हैं, पूरा हरियाणा जानते हैं, टिक मार किया, कैसे उनको हराया। उस समय संख्या बल होते भी सिर्फ उनकी गलती के कारण या मिली भगत के कारण चुनाव हार गए, जिसका खमियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा, वरना आज ये सीट हमारे पास होती। क्या कहेंगे रोहिला जी? मैं नीरज जी, एक्चुअली नीरज जी पता है पुराना ढोल पीट रहे हैं जो लोकसभा का था, उसका कोई फायदा नहीं है। हम विधानसभा चुनाव में है, विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट भी देखे जाते हैं, इलाका भी देखा जाता है, और कैंडिडेट की एक ये बेचारों जो सहमति होती है वो कितनी है समाज में। तो भारतीय जनता पार्टी में इनके कोई सवाल नहीं है, कोई जवाब देने की मेरे को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अपने पुराने टेप चलाते रहते हैं बार बार। तो लेकिन आज जो किरण चौधरी जी ने जो नामांकन भरा, और वो जो बिल्कुल निर्विरोध चुने जाएंगे, सिर्फ औपचारिकता बाकी है बस। वो जब जिस दिन चुनाव आयोग के रिजल्ट घोषित करेगा, तय है कि किरण चौधरी जी राज्यसभा पहुंच चुकी होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता ख्याल करने वाली पार्टी है, तो कल आया हो चाहे वो 20 साल से तो 10 साल से, भारतीय जनता पार्टी ने अपने कितने नेताओं को राज्यसभा भेजा है, वो पूरा पब्लिक डोमेन में है। तो हमने कोई ऐसी बात नहीं है कि हम किसी कार्यकर्ता का हक मारते हैं, जिसका जो कहा है गाँव की उपयोगिता है वहाँ मुझसे काम लेने का काम करती है पार्टी। लेकिन किरण को राज्यसभा भेजकर आप लोग कौन से समीकरण साध रहे हैं? क्या जाट वोट को साधने का प्रयास किया गया है? हाँ जी,
क्या जाट वोटर्स को रिझाने का, साधने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग विधानसभा चुनाव से ठीक पहले? सुनिए मेरी बात। सुभाष बराला जी जाट नेता है हमारे, तो ये जाट साधने वाली कौन सी बात आ गई? भारतीय जनता पार्टी में आई है किरण चौधरी जी, उनका एक अपना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, एमएलए रही है, एमपी रही, एमएलए रही है, सीएलपी लीडर रही है, मंत्री रही है, और दिल्ली में भी उन्होंने वो उप सभापति का अपना रोल अदा किया था दिल्ली विधानसभा में। तो ठीक है, चौधरी बंसीलाल के परिवार से हैं, वो भी एक बड़े नेता थे, तो मैं उस नाते पूछ रही हूँ। अब जो टाइमिंग है विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, उस लिहाज से सवाल बन गया। और सुभाष बराला को भेजा जा सकता था, सुभाष बराला को भेजा गया, तब भी सोशल इंजीनियरिंग पर तो बात होती ही है। विश्व समुदाय से नेता को प्रतिनिधित्व दिया जाता है, सोशल इंजीनियरिंग को लेकर पार्टियां भी होमवर्क करती है, सवाल भी पूछा जाता है। इनको चुप कराओ आप, कौन बोल रही है? तो भारतीय जनता पार्टी जात पात की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है, और चौधरी बंसीलाल जी का एक प्रभाव रहा पूरे हरियाणा में, और किरण चौधरी जी का भी प्रभाव है। आप उनके कोई भी जनसभा देख लेना, वो कहीं भी चाय के प्रोग्राम में जाती है, वो चाहे जींद आए, चाहे सोनीपत जाए, चाहे फरीदाबाद, पलवल, नांगल चौधरी, रेवाड़ी, तो हर जगह, और उनका अपना एक इलाका तो है ही। तो हमें तो भारतीय जनता पार्टी ने, उन्होंने आज स्पष्ट बोला भी है, पार्टी मेरी जो जिम्मेवारी लगाएगी मैं उसको पूरा करने का काम करूंगी। तो जल्दी उन्हें, और जो चुनाव चल रहे हैं उनमें भी उनको जिम्मेवारी दी जाएगी। तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को किरण चौधरी जी का एक हमें फायदा मिलने वाला है, तो शाम में भी और भिवाड़ी की चारों पांचों सीटों पर भी। अजय जी, ये 4 विधायक किरण के लिए बीजेपी को समर्थन देंगे, क्या पार्टी को, पार्टी हाईकमान को, आप लोगों को भनक थी इस बात की? देखिए ज्योति जी, ये तो काफी दिनों से पता ही था कि जो लोग जिस प्रकार से मुखालफत के बयान दे रहे थे, लेकिन ये तो बिल्कुल नैतिकता के आधार पर गलत है कि आप जिस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत के आए हैं, जब तक आप उस पार्टी के विधायक हैं, या तो आप अपने विधायक इस्तीफा दे दें। ये तो चाबी के निशान पर जीत के आए थे ना, आप अपना इस्तीफा दे करके कहीं भी जाएं और कहीं भी किसी को भी समर्थन देने का काम करें, या किसी भी राजनीतिक दल को समर्थन देने का काम करें। लेकिन नैतिकता के आधार पर जब आप चुनाव चिन्ह चाबी के निशान पर विधायक बन करके आए हैं, तो जननायक जनता पार्टी के जो फैसला हो आपको मानना चाहिए। ये जो बीच में बोल रहे हैं, ये नैतिकता पे ये भी बता सकते हैं कौन सी मात्रा लगती है, इनको पता है किसी बात का? अरे ये नैतिकता की किसी को पूछ लो भाई। जब आप जिस पार्टी के, किरण चौधरी ने क्यों इस्तीफा दिया? किरण चौधरी तो 1 महीना पहले इस्तीफा दे सकती थी। किरण चौधरी ने 20 तारीख को क्यों इस्तीफा दिया? जब वो राज्यसभा के में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के रूप में अपना नॉमिनेशन करनी जा रही थी। मेरे को लगता है भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता ही बात कर रहे हैं। क्यों इस्तीफा दिया उन्होंने? सिर्फ इसीलिए दिया ना कि कांग्रेस के टिकट पर आप चुन रहे, इसीलिए दिया ना कि कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुन करके आई थी, और अब वो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के कैंडिडेट के रूप में अपना नॉमिनेशन करने जा रही थी, तो उन्होंने इसीलिए इस्तीफा दिया ना। और क्या कारण थे? वो अगर वो इस्तीफा देती तो 1 महीना पहले भी दे सकती थी। नहीं, अगर उनको उम्मीदवार नहीं बनाया जाता तो बीजेपी अपना एक विधायक भी तो कम नहीं करना चाहती थी ना। ठीक है, अब वो उम्मीदवार बन रही थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। नहीं ज्योति जी, देखिए ठीक, उसके बाद उनको अनाउंस कर दिया गया, आज नामांकन दाखिल कर दिया उन्होंने। बिना कांग्रेस सवाल खड़े एक विधायक नॉमिनेशन कर सकती थी ना। के विधायक कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुन के आई थी, तो उनकी नैतिकता बनती थी कि जब तक वो कांग्रेस के टिकट पर विधायक है, वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के रूप में अपने राज्यसभा का नॉमिनेशन ना करें। यही बात मैं कह रहा हूं। यही बात मैं अपनी पार्टी के विधायकों देखिए, कांग्रेस ने अगर उम्मीदवार नहीं उतारा तो बहुत सारी वजह, हालांकि ये तो सवाल उठता ही है कि क्यों हार मान ली, बिना लड़ाई लड़े ही हार मान ली। दूसरा ये भी हो सकता है कि अगर हारती, जो कि काफी चांसेस थे कि विपक्ष का उम्मीदवार हारता, तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा विधानसभा चुनाव से पहले ऐसा रिस्क भी नहीं लेना चाहते, क्योंकि राजनीति में जो संदेश जाता है, जो मैसेज जाता है, उसके भी बड़े मायने होते हैं। लेकिन कुल मिलाकर सबसे ज्यादा घाटे का सौदा अगर किसी के लिए रहा है तो वो आपकी पार्टी है। 4 विधायक बीजेपी उम्मीदवार को समर्थन दे रहे हैं, 3 विधायक जिनमें से रामकरण काला तो आज कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। ईश्वर सिंह की हम बात करें, उनकी भी कांग्रेस में आस्था नजर आ रही है। देवेंद्र बबली तो लोकसभा चुनाव में ही कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन दे चुके थे। आप लोगों के पास कुल मिलाकर नैना चौटाला की बात करें, दुष्यंत चौटाला या फिर विधायक ढांडा आप लोगों के पास बचे हैं,
तो कुल मिलाकर मैं सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा जो बुरी स्थिति है वो आपकी पार्टी की ही है। आज जब बीजेपी उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल किया कि उसके बाद ये तस्वीर और ज्यादा साफ हो गई है कि 4 विधायक तो बीजेपी के साथ खड़े हैं। देखिए ज्योति जी, एक बात समझने की, ये जितने भी 10 विधायक जननायक जनता पार्टी के जीत करके आए थे, एक अनूप धानक को अगर छोड़ दें तो वो उससे पहले 2014 से 19 के बीच में विधायक थे। उसके बाद ये जो चाहे दुष्यंत जी और नैना जी को आप छोड़ देंगे तो ये बाकी 7 जो विधायक जीत करके आए हैं, पहले किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलए थे क्या? नहीं थे। पूर्व में कभी रहे हो तो रहे हो, पूर्व में रहे हैं ना। आप राम कुमार गौतम की बात करें, ईश्वर सिंह की बात करें, ऐसा नहीं कि कभी नहीं रहे। पहली बार तो दुष्यंत चौटाला भी विधायक बने। दुष्यंत चौटाला भी पहली बार ही विधायक बने 19 में। वही तो कह रहा हूँ ज्योति जी, 19 में क्या ये विधायक थे? पार्टी ने इनको टिकट दिया, चाबी का निशान दिया, तभी तो ये विधायक बने। पार्टी ने इनको टिकट दिया, चाबी का निशान दिया, तभी ये विधायक बने। पार्टी कार्यकर्ताओं से चलती है और कार्यकर्ता इस बार भी जिसको पार्टी टिकट देगी उसके पक्ष में दिन रात एक करके उनको जिताने का पूर्ण रूप से प्रयास करेगा। मैं तो ये दावा नहीं करता कि हम 90 सीटें जीत जाएंगे या हम इतनी सीटें जीत जाएंगे। देखिए, एक नई पार्टी है। पिछले चुनाव से पहले 8-9 महीने पहले पार्टी का गठन हुआ था। हम लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया, कुछ गलतियां हमसे रही। इस बात को आपके टीवी चैनल पर बैठ करके स्वीकार करने का मादा शायद किसी प्रवक्ता में नहीं होगा। मैं स्वीकार करता हूं कि हमसे गलतियां रही, लेकिन हम बेहतरी की तरफ कदम बढ़ाने वाले लोग हैं। हम मानते हैं कि बेहतरी की हमेशा गुंजाइश रहती है। कभी भी कोई भी काम पूर्ण रूप से परफेक्ट नहीं किया जा सकता, कमियां भी रहती हैं, हमसे गलतियां भी रही। लोगों के बीच में जाएंगे, ये कौन लोग हैं? इन लोगों ने हमें फर्श से अर्श पर ले गए थे ना, ये वही लोग हैं ना। और इन लोगों की नाराजगी की वजह से लोकसभा के चुनाव में हम अर्श से फर्श पे आ गए। इन्हीं के बीच में जाएंगे, इन्हीं से नाराजगी है। हमारे ही लोग हैं, नाराज भी हमसे होंगे और प्यार भी हमसे करेंगे। इनके बीच में जाएंगे, अपनी गलतियों को स्वीकारेंगे। जो काम दुष्यंत जी ने उप मुख्यमंत्री रहते हुए हरियाणा प्रदेश के लिए किए, चाहे वो किसान के खाते में सीधा पैसा जाना हो, चाहे महिलाओं को चुनाव में आबादी को चुनाव में हिस्सेदारी देने की बात हो, राशन के डिपो में महिलाओं को देने की बात हो, 33% या 8% बीसी के बैकवर्ड भाइयों को भागीदारी देने की बात हो, जो भी निर्णय हमने लिए, चाहे 75% का हमने कानून बनाया, चाहे वो कोर्ट में आज लंबित है, ये सारी बात लेकर के ज्योति जी लोगों के बीच में जाएंगे और कहेंगे देखो हमने प्रयास करा। लोगों ने बदनाम करने का भी पूर्ण रूप से हमें प्रयास किया। लोगों ने आरोप प्रत्यारोप भी हमारे ऊपर लगाए। जिनके साथ हम सरकार में थे उन्होंने भी पूर्ण रूप से प्रयास किया। अब ये हमारा जो है, हम एक चीज मानते हैं, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है ज्योति जी। सब बातों को लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे, वो माफ करेंगे, वो सजा देंगे, वो सत्ता के गलियारों में बैठाएंगे, वो बाहर का रास्ता दिखाएंगे। ये तय करने का अधिकार हरियाणा प्रदेश की जनता को है। ये तय करने का अधिकार किसी राजनीतिक दल को नहीं है, ना ही हमको भी है। हमको भी ये तय करने का अधिकार नहीं है। हम तो अपना हिसाब लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे कि तुम नंबर दो, ये हमारा रिपोर्ट कार्ड है, अगर गलती हुई है तो क्षमा करो। आगे से इसको प्रयास करेंगे कि कोई गलती को दोहराए नहीं। अगर अच्छे काम किए तो उन्हें अप्रिशिएट भी करो और अपने भाई को, अपने बेटे को आशीर्वाद भी दो। ठीक है डैनिवाल जी, क्योंकि चुनाव का समय बहुत कम बाकी है और राज्यसभा चुनाव के लिए आज जो भी हुआ उससे कम से कम इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी से जो विधायक टूट रहे हैं या तो कांग्रेस का रुख कर रहे हैं या फिर बीजेपी का रुख कर रहे हैं। आपकी पार्टी से जुड़े या घर वापसी करें, ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो लोकसभा में जो रीजनल पार्टीज का हाल हुआ था, अब भी लग रहा है कि मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में ही रहने वाला है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। देखिए, कारण है उसका कि लोकसभा चुनाव में सबको पता था कि चुनाव 2 जगह जा रहा था, एक मोदी जी को हराने के लिए, एक मोदी जी को जिताने के लिए। बाकी इसी वजह से ये रहा। लेकिन जब आपने देखा तो विधानसभा चुनाव में मुद्दे भी अलग होते हैं और उन्हीं मुद्दों को लेकर सबको पता है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला और इंडियन नेशनल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन है। और उस गठबंधन के तहत जिस प्रकार से दोनों पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं वो फील्ड में है, उनको ये पता है कि जनता की समस्या क्या है, उनका समाधान कैसे कराया जा सकता है। आज भारतीय जनता पार्टी जो बार बार ये कहती है कि हमने जनता की समस्याओं का समाधान कर दिया, असल में तो उनको जनता की समस्या क्या है वो ही नहीं पता था। वो समाधान तो तब करेंगे। और ये क्या करते हैं, अभी जैसे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि बोला जी किरण चौधरी
उनका चौधरी बंसीलाल जी का बड़ा प्रभाव था, किरण चौधरी जी का बड़ा प्रभाव था। एक बार इनसे जाए तो एक बार ये और पूछ लेना कि और भी कांग्रेस के कितने ऐसे लीडर हैं या जेजेपी के या इनेलो के कोई इतने ऐसे लीडर हैं जिनका प्रभाव ज्यादा हो, उनका बता देना। क्योंकि जब तक वो पार्टी में रहते हैं तब तक तो उनका कोई प्रभाव नहीं रहता। अरे चुप रहे यार मेरे भाई, अरे चुप रहो मेरे भाई चुप रहे ना यार, अरे चुप रहो यार। भारतीय जनता पार्टी वाला तुम्हें गांव के लोग भी सुनना पसंद नहीं करते, तुम टीवी में बैठ के इतनी बड़ी बड़ी बात कह जाते हो। ऐसी बातें करने के लिए आपका नंबर आए तो बात कर लेना, आपका नंबर आए तब बात कर लेना। मेरी बात जंगल राज वाली सरकार में तो आप लोग भी साथ में ही थे ना रोहिला जी? कांग्रेस के जो लोग चुप, अगर आप लोगों के मुताबिक वो जंगल राज था तो भी एक चीज और बताता हूँ, और एक हरियाणा का इन चीजों को पता नहीं है ना, ये भाई नए नए बन जाते हैं, इनको पता लग जाता है। अभी जननायक जनता पार्टी जिनके साथ 4.5 साल इन्होंने शासन लगाया है, पीएचडी रखी है ना, आपने पीएचडी रखी है, आप बताओ। सुन ले मेरे भाई, अरे सुन तो लो ना। 4.5 साल शासन करने के बाद सत्ता की मलाई चूक, जो एक चीज कह सकते हैं पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूब चुके थे, उनके साथ ये रह चुके हैं और अब उनमें कमी छाटेंगे, कहीं अपने आप की उपलब्धि बताएंगे। लेकिन इनको पता है कि जनता ने आपका क्या हासिल किया है। जो 400 पार की बात करते थे, आपको कहां पर लाके टेका, जो 10 की बात करते थे, आपको कहां पर लाके टेका, उसके बाद भी आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। जनता को वोट देना है, जनता को ही चुनना है, सब कुछ आपके हाथ में कुछ नहीं है सिवाय ये बकवासबाजी टीवी में बैठ के करने के, कुछ भी नहीं है। आप किसी को भी कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप ये चीज देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो बार बार ये कहती है कि हम कार्यकर्ताओं की सोचते हैं, कार्यकर्ताओं की सुनते हैं, उस पार्टी में ना तो कार्यकर्ताओं की कहीं सुनी जा रही, ना कार्यकर्ताओं के बारे में सोचा जा रहा। वो कार्यकर्ता वास्तव में परेशान है, उनसे कभी जाके पूछिए। आप खुद राजगीर रोहिला को भी इस चीज का महसूस हो रहा होगा कि ये इतने साल में बैठा हूं, बोला मेरे को कोई नंबर नहीं आया, बोला बाहर से किरण चौधरी आई, बोला उसको मिल गया, रणजीत चौटाला आया उसको बन गया, कृष्ण लाल पवार आए, बोला उसको मिल गया। अब ये चीजें इनसे पूछी जाए कि आप कब तक ऐसे कहोगे। आप एक वर्कर की भूमिका में सिर्फ और सिर्फ आपका काम है झंडा उठाना, नारे लगाना, इसके अलावा आप लोगों की कहीं पर कोई सुनवाई नहीं होती। ये हकीकत है। और जनता के बीच में जाकर आपके पास कोई जवाब दे, आप कभी भी एक जिम्मेदारी पूरे बयान जारी कर देना कि आप ये काम जनता का करा के दिखा दो। आप भारतीय जनता पार्टी के सभी जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी, मैं उनके पास चैलेंज करता हूं इस चीज के लिए। आप जिम्मेदारी के साथ ये कह देना कि हम जनता का ये काम करके दिखाएंगे। कह ही नहीं सकते, कारण है आपके हाथ में कोई पावर नहीं, आपका कोई अधिकारी नहीं मानता, कर्मचारी आपकी नहीं सुनता, आपके नेता आपकी नहीं सुनते। और तो छोड़ो, आपके बड़े बड़े नेता जो ये कहते हैं, चाहे हम राव इंद्रजीत सिंह की बात करें, वो भी आजकल अपने आप इस पार्टी में घुटन महसूस कर रहे हैं। थोड़े दिन बाद ये भी पता लग जाएगा उनकी घुटन मिटती है कि नहीं है। अनिर्वित जिनको आप ये कहते थे हमारी पार्टी का गब्बर है, आज गब्बर साहब का क्या हाल है एक बार पूछ के देखो। जो भी पार्टी में आपका पार्टी में जो ये कहता है कि मेरी चलती है, उसी को कहीं ना कहीं खुड्डे लाइन या साइड लाइन लगाने का काम कर देते हैं। जनता विश्वास करे तो किस पे करे? आप केवल और केवल तानाशाही, आपका काम है फूट डालो, राज करो, दूसरों की पार्टी में तोड़कर अपने घर में देखते नहीं, दूसरों के घर में झांकने का काम करते हैं। उनसे इधर से उठाया, उधर से उठाया, भानुमति का कुनबा जोड़ने का काम करने भारतीय जनता पार्टी ने आज किया है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का यह हाल है कि वो अपने कार्यकर्ताओं में से कुछ नहीं देखते, लेकिन बाहर के लोगों में से सब कुछ नजर आती है। बताना जी, ये कौन सी पार्टी के प्रवक्ता है, एक बार बताना एक बार। इनेलो प्रवक्ता है। हाँ, इनेलो के प्रवक्ता है। 1.87 इनका वोट प्रतिशत है। इन लोगों को कोई हरियाणा की जनता चिमटे से भी छोड़ना पसंद नहीं करती। इनको औकात बता दी गई है, लेकिन ये लोग मानेंगे नहीं। 400 पार की बात करते थे क्या रहा? 400 पार की बात करते थे क्या रहा? 10 की बात करते थे क्या रहा? आपके अपने आदमी कहाँ है, उनके बार बताए ना। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाले लोग अपने बताए ना कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं वो बताए ना। अरे बीच में मत बोलो आप, जो अकेला एकला मोदी चलने की बात करते थे, पार्टियां साथ ले रखी थी, पार्टियां साथ लेकर। मैं तो करा रही हूँ चुप, लेकिन आप भी इनके समय में बोल रहे थे। नैनवाल जी मत बोलिए आप बीच में। हाँ, तो इन लोगों की पार्टी का असर पूरे हरियाणा ने देख लिया। कुरुक्षेत्र में 70-80 वोट आए हैं बस इनके लिए, ये इनकी उपलब्धि है। 9 सीटों पर इनके कैंडिडेट नहीं मिले। सिरसा में थोड़े ज्यादा थे, कुरुक्षेत्र से सिरसा में थोड़े ज्यादा थे। कोई नहीं ज्यादा होंगे, कोई बात नहीं, थोड़े ज्यादा। तो वो संदीप लोट में पार्टी छोड़ जाएगा, कोई बात नहीं है, वो दुखी हो रहा है इनके यहाँ। तो अब इनका क्या है, इनके जो नेता जेल में गए, जेल काट के आए, वो आजादी की लड़ाई में नहीं थे। वो लोगों ने, उन लोगों ने भ्रष्टाचार किया था। 3206 जो इन्होंने गठबंधन किया था वो कहा थे, जिनके साथ 4.5 गठबंधन किया था वो लोग दी आप लोगों ने, गरीब लोगों का हक मारा आप लोगों ने, 4.5 साल आपने सरकार चलाई थी वो कौन थे? आप एक चीज पता नहीं जाए, एक बार ज्योति जी आपके पूछने का काम करें, 4.5 साल के साथ सत्ता चलाई, जवाब दे दीजिए। कई बार मैं तो कई बार ही सवाल पूछती हूँ,
ये जब सजा की बात करते हैं, कहते हैं आजादी की जंग में वो नहीं गए थे जेल में, तो जेजेपी को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। 4.5 साल आपने जिसके साथ शासन लगाया रहा, तो क्या ये बात जेजेपी पर या जेजेपी अध्यक्ष पर लागू नहीं हुई थी? उस वक्त बीजेपी ने नहीं सोचा था? बहुत संक्षिप्त में तो आप ये बताओ, अबे आप लोग जेल में क्यों गए थे? आपके नेता भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, मनोहर लाल जी पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, नायब सैनी जी के ऊपर आप लोगों ने जो तानाशाही की, जो आप लोगों ने भ्रष्टाचार किया, आपको 20 साल से हरियाणा की जनता ने, और हरियाणा की जनता आपको 20 साल भ्रष्टाचार के भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार के आरोप लगे, किसी के ऊपर नहीं लगा। कहाँ चले गए आप लोग? कहाँ चले गए? अजय गुड़िया जी, आप पूरे हरियाणा में लास्ट कमेंट रहेगा आपका। अजय जी, हरियाणा की जनता आपको कौन दिखाने का काम करेगी? ठीक है गुड़िया जी, आप बोले। आप लोग हरियाणा के ठेकेदार हो क्या? 4-5 साल राज करके ज्योति जी, मैं सबसे पहले देखिए ज्योति जी, मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो लोग लोकतंत्र नहीं समझते, ये तो 0.7% कह रहे हैं। मैं कोई इंडियन नेशनल लोकदल का प्रवक्ता नहीं हूँ जो उनकी वोट गिनाई और मैं उस पर टिप्पणी करूँ, लेकिन जो लोकतंत्र समझता है उसको एक बात की समझ होनी चाहिए कि 0.7 तो बहुत है, तो लाखों में चले गए। अगर कोई एक मतदाता भी आप पूरी मुखालफत आपकी कर रहा है, तो ये लोकतांत्रिक अधिकार है उसका, उस संविधान की जिसकी सब हम पूजा करते हैं, जिस संविधान को हम मानते हैं, जिस संविधान से देश चलता है, उस एक मतदाता को संविधान ने ये अधिकार दिया है कि वो उसकी सरकार की मुखालफत कर सकता है। मैं एक विधायक की बात नहीं कर रहा, मैं तो एक सिंगल मतदाता की बात कर रहा हूँ। ज्योति जी, मैं तो एक सिंगल विधायक की बात कर रहा हूँ कि एक सिंगल विधायक मतदाता को भी अधिकार है कि वो सबको है। ये लोग इस बात की घिनौनी बात कैसे कह सकते हैं कि इनको बोलने का हक नहीं, इनकी औकात नहीं। मैं एक बताता हूँ, कभी कोई अर्श पे होता है, कभी कोई फर्श पे होता है। ये समय है, यही लोग सरकारें बनाते हैं और यही लोग उन सरकारों को गिरा करके दूसरे लोगों को चुन करके भेजते हैं। मैं तो सभी से एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए, लोकतंत्र में घमंड के लिए कोई जगह नहीं है, और खास करके जो सार्वजनिक जीवन में और चुन करके जो लोग आते हैं उनको इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और ये बार बार ये जो रिश्वत की बात करते हैं, ये देखिए, मैं तो आज कानून की बात करता हूँ, ना तो सीबीआई की चार्जशीट में और ना दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में एक भी पैसे के लेन देन की बात नहीं थी जिस पर सजा हुई थी। और दूसरी बात मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, बंगारू लक्ष्मण इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के आरोप लगाओगे, आरोप लगेंगे? बिल्कुल नहीं। आपको बाई क्यों थे हम लोग? चलिए, विषय भी तो नहीं है ना, कितनी चर्चा करें इस पर? मैं अभी समय कम है गुड़िया जी, आप करेंगे तो खनन तो हम ही करेंगे ना इन लोगों को, फिर इन लोगों की बातों को। तो इन लोगों के साथ सरकार भी तो चलाई है अभी आप लोगों ने। 12 मार्च को ही गठबंधन टूटा है, 12 मार्च को ही गठबंधन टूटा है, उससे पहले इन लोगों के साथ ही सरकार में थे आप लोग। रोहिला जी को तो शायद पता भी नहीं होगा, इनके एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे बंगारू लक्ष्मण, 3 लाख रुपए की रिश्वत नगद लेते पकड़े गए थे, शायद नाम नहीं जानता नहीं, इनसे पूछ लेना। मैं गारंटी देता हूँ, इस टीवी चैनल पे ये बता दे कब से मैं चुनौती दे रहा हूँ इनको पता भी नहीं होगा, तो बैठ जाते हैं आगे कहीं से सिफारिश पुलिस लगा के। नहीं, ये इस तरह के कमेंट नहीं गुड़िया जी। नहीं, इस प्रकार की मर्यादा, इस प्रकार की मर्यादा दिखा दी तुम लोगों को, औकात दिखा रखी है ना क्या डिबेट की? एक वोट ब्लैक क्या डिबेट का कोई डेकोरम होता है? आपको मान सम्मान करने चाहिए, एक दूसरे का औकात दिखा दी, ये कर दिया। आप क्या किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं हमेशा डिबेट में? नहीं, हमारे ऊपर आरोप लगाओगे आप लोग, और हम बैठे देखते रहेंगे तो आरोप से दो, आरोप का जवाब आरोप से दो। मैं कह रहा हूँ गूगल करके बता दो, आप लोग गूगल करके बता दो, अरे गूगल करके बताओ। बंगारू चलिए अभी रुकिए, आप दोनों रुकिए, अजय गुड़िया जी, कब से कब जादव साहब, ठीक है आप रुकिए, अभी रोहिला जी आप भी रुकिए। जादव साहब, जब हम बात करते हैं कि कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं उतारा, प्रयास हो सकते थे, तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव का भी कि ये संदेश ना जाता बीजेपी अगर जीत जाती, जो कि बहुत ज्यादा चांस में थे, और भूपेंद्र हुड्डा भी मोल भाव करने की स्थिति में कि आप अगर कांग्रेस उम्मीदवार को वोट करते हैं तो टिकट पक्का हो गया, इस तरह की कमिटमेंट करने के मूड में भी शायद नहीं थे। जब बहुत सारे फैक्टर्स पर हम बात करते हैं, 2 वजह ये भी हो सकते हैं। हाँ देखिए, ऐसा है, लेकिन सवाल ये है कि मैदान छोड़ना भी तो एक मैसेज है कि कांग्रेस जो है, अब एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है उत्पीड़न करने वाली पार्टी है, किसानों का उत्पीड़न किया, सरपंचों का किया, और को आंगनबाड़ी वर्कर्स का किया, टीचर्स का किया, सबका वो कर्मचारी वर्ग असंतुष्ट है, आम जनता परेशान है,
ये तमाम फिर आप मैदान छोड़ देते हैं तो आप मैसेज क्या दे रहे हैं? सवाल ये है कि जो उत्पीड़क है आप उससे लड़ना नहीं चाहते, तो इसका मतलब ये है कि फिर आप जो है एक सुविधा की राजनीति कर रहे हैं। तो फिर यही है कि लोगों के बीच में अगर आपका मैसेज ये है कि हारने से अगर ये मैसेज जाता तो वो तो एक बहुत अप्रत्यक्ष चुनाव है। अगर देखा जाए तो राज्यसभा का जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं पहले से उनके पार्टियों के साथ जो अलायंस है उसके हिसाब से उनको वोटिंग करना है। तो ये है कि विपक्ष एक मैसेज देता है लगातार, आप धरना प्रदर्शन करते हैं, आप आंदोलन करते हैं, आप ये कहते हैं भाई अत्याचारी शासन का विरोध कर रहे हैं, इसके शासन तंत्र का ये जो उत्पीड़न करते हैं उसका हम मुकाबला करने को तैयार हैं ताकि ये जनता के साथ जाति करने से बाज आए। तो ये मैसेज ही तो दिया जाता है आंदोलन के जरिए और धीरे धीरे एक जमीन तैयार की जाती है। अभी तो जो पार्टियां हैं तमाम विपक्ष में जो आ जाती है फिर वो जनता के लिए इस तरह से मैदान में तो संघर्ष करते हुए नहीं दिखाई देती और उनको लगता है कि हमारी जो भाषण कला है उसी से वोट मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि वो दिन अब लग चुके हैं और लोग जो है नेताओं का तो ये हाल है, उनको देखते हैं कि अब इस पार्टी की संभावनाएं ठीक है, वो उसके साथ दौड़ पड़ते हैं, उसको ज्वाइन करते हैं। कांग्रेस ने अपने पावर में लौटने का दावा पहले लोकसभा चुनाव से पहले इसी आधार पर किया कि तमाम ज्वाइनिंग हमारे यहाँ हो रही है। बड़े बड़े नेता, एक्स एमएलए और तमाम पार्टियों के पदाधिकारी, बड़े पदाधिकारी कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि कांग्रेस की संभावनाएं मजबूत है। बाद में लोकसभा चुनाव आए, उनका परिणाम आ गया तो 5 सीट उनको मिल गई। उनको लगा कि 5 सीटों में करीब 43-46 जो है विधानसभा हल्कों में हमने बढ़त ले ली तो हम पावर में आ गए। तो अभी तक तो यही है ना कैलकुलेशन। सवाल ये है कि आप जनता के साथ अगर जो न्याय हो रहा है उसके लिए आप कितना लड़ने को तैयार है? कोई लंबा धरना कहीं चल रहा है क्या? लोकसभाएं ठीक है, अब कांग्रेस जनसभाएं कर रही है, वो बदलाव वो जो हिसाब मांगो अभियान चलाया जा रहा है, उससे पहले जन आक्रोश रैलियां की जा रही थी, तो अब उसका भी एक मैसेज है। लोगों को लगता है कि ये पार्टी चुनाव के लिए खड़ी हुई है और ये विरोध के लिए खड़ी हुई है, लेकिन सवाल ये है कि आप लगातार मैसेज दीजिए कि जनता के साथ हम खड़े हैं और इस अगर पार्टी में ये कमियां हैं और ये अत्याचारी पार्टी है तो हम इसका लगातार विरोध करते हैं। गुप्ता जी, नेता विपक्ष होने के नाते भूपेंद्र हुड्डा की हम कह सकते हैं जिम्मेदारी भी है और चुनौती भी है विपक्ष को मजबूती से सरकार के खिलाफ खड़े रखना। अब अल्पमत की जो बातें की गई, क्या वो तमाम बातें हवा हवाई थी? 86 विधायकों में से 47 आज बीजेपी के साथ हैं। देखिए, अल्पमत की बात थी जो हमने कहा था, नैतिक स्तर पर सरकार गिर चुकी है। आप देखिए, जत्था वाले दावा ठोकते थे कि हमारे सारे विधायक साथ हैं, 4 विधायक उन्होंने समर्थन प्राप्त कर दिया। अगर वो 4 ना देते तो 43 होते, तब बेलबंद सरकार होती। लेकिन अब वो विषय नहीं है। देखिए, आपने जो विपक्ष के नेता की बात कही, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी चाहे दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, सभी कांग्रेस ने, हमारे उदयवान जी ने विपक्ष की हमेशा आवाज मुट्ठी से उठाई है। हम हमेशा, चाहे वो आपने देखा, चाहे वो हमारे किसानों का मामला हो, किसान आंदोलन का मामला हो, राहुल जी ने वहां से आवाज उठाई, यहाँ से दीपेंद्र जी ने आवाज उठाई। आप देखिए, आवाज तो हमेशा बीजेपी कांग्रेस हमेशा उठाती रही है। उसी का परिणाम है हम जन आक्रोश रैली लेके जनता के लिए गए, महंगाई से छुटकारा पाने के लिए, कानून व्यवस्था से छुटकारा पाने के लिए। देखिए, कानून व्यवस्था का क्या बुरा हाल है, गोलियां चल रही है खटाखट, अपराधी भाग रहे हैं फटाफट। निश्चित तौर पर इसका परिणाम देखने को मिलेगा। मैं इनपुट के आधार पर कह सकता हूँ, मैं भी धरातल पर रहता हूँ और हम भी ग्राउंड लेवल पे उतरे हुए हैं कि 36 बिरादरी, हरियाणा की 36 बिरादरी कांग्रेस समर्थन देगी। और मैं ज्यादा घमंड से नहीं कहता, लेकिन इनपुट के आधार पर कहता हूँ निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। चलिए, शुक्रिया, आप सभी का वक्त दिया, चर्चा में शामिल हुए। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर हमने चर्चा की। विपक्ष जो बार बार कह रहा था संख्या बल बीजेपी के पास नहीं है, अल्पमत में है सरकार, लेकिन आज जो विपक्ष के दावे हैं उसके उलट ही होता नजर आया जब नामांकन पत्र दाखिल किया गया कि किरण चौधरी की ओर से 47 विधायकों के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।